हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। एंड उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है। तो हमारी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल्स आते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आती है, उनको जस्ट ये सोच के चला करो कि ये टाइम भी निकल जाएगा और एक दिन ऐसा जरूर होगा जब हमारे सपने फुलफिल होंगे। ठीक है, तो वो एक मोटिवेशन मिलता है उस चीज से। हमेशा अपने सपनों को अपने माइंड में रख के काम करना स्टार्ट करो, पॉजिटिविटी मिलेगी उससे। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री साइंस एंड मैथ। तो आज की लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे क्लास 10th का मैथ्स। यहाँ पे हम पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में हम स्टडी करेंगे, सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ आरडी शर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उठाएंगे जो हमें लगता है कि वो एग्जाम में आ सकते हैं या फिर वो एनसीईआरटी में कवर नहीं हो रहे हैं, तो वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ्स आज से ही। और सबसे फर्स्ट है हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 के अंदर देखो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूक्लिड डिवीजन लीमा। लीमा, लेमा, ये लोमा, वो लोमा, मा वाला लीमा, यूक्लिड डिवीजन लीमा। ये थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद भी रखना है। देखो बिल्कुल इजी है, इसको याद रखने से पहले ना हम डिवाइड कर लेते हैं 11 को। सिंपल डिवीजन देखते हैं किस किस को डिवीजन आता है। ठीक है, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 10 और बच गया हमारे पास 1। तो यहाँ पे ये जो 5 है ना, इसको हम बोलते डिवाइजर और इसको थ्योरम के अंदर हम दिखाते हैं b से। b डिवाइजर को हम दिखाएंगे b से। ये हमारे पास होता है क्वोशंट, जिसको हम दिखाते हैं क्यों से। ठीक है, और ये हमारे पास होता है रिमाइंडर, जिसको हम दिखाएंगे r से। ठीक है, अब बच गया 11। ये जो होता है हमारे पास होता है डिवाइडेंट। ठीक है, डिवाइडेंट और इसको हम दिखाएंगे ए से। बिल्कुल सिंपल है ना, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिवाइडेंड और दिखाएंगे ए से। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको डिवाइजर और उसको दिखाएंगे हम बी से। और ये हमारे पास होगा क्वोशंट, जिसको हम दिखाएंगे क्यू से। और जो डिवाइड करने के बाद बच जाएगा वो होगा रिमाइंडर और जिसको हम दिखाएंगे आर से। तो ये जो यूक्लिड डिवीजन लीमा है, यूक्लिड एक साइंटिस्ट जो यहाँ पे बोल रहा है कि हम 11 को a को कैसे दिखाएंगे। 11 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 2 10, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। इस तरह से हम 11 को शो करते हैं। तो यहाँ पे देखो 11 को हम दिखाते हैं a से, 5 को हम शो कर रहे हैं b से, 2 को हम दिखा रहे हैं q से और रिमाइंडर को r से। तो हो गई ना ये हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लीमा थ्योरम। यहाँ पे इन्होंने ना एक कंडीशन लगा दी, इसको समझते हैं। ठीक है, बहुत इजी है ना, हो गया। तो अब हम इस कंडीशन को समझते हैं। हमने कहा कि जो रिमाइंडर है r ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू होगा 0 के। हमने ये नहीं कहा r की वैल्यू लेस देन होगी 0 से। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो मतलब लेस देन 0 तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होगा। दैट्स वाई r की वैल्यू लेस देन तो होगी नहीं, तो या तो रिमाइंडर बचेगा 0 या फिर 0 से बड़ा। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने साथ ही कंडीशन दे दी लेस देन बी। अब इस कंडीशन को हम समझते हैं। देखो अगर मैं इसे इसको डिवाइड कर दूं, 1 पे ले जाऊं तो बच जाएगा 6। तो इसका मतलब फिर यहाँ पे तो r रिमाइंडर r इज ग्रेटर देन b, लेकिन हम बोल रहे हैं रिमाइंडर इज लेस देन b। थ्योरम तो क्या बोल रही है कि रिमाइंडर की वैल्यू b से कम होनी चाहिए। तो तुम यहाँ पे 1 के ऊपर नहीं ले जा सकते, तुम यहाँ पे 2 से करो ताकि रिमाइंडर b से कम बचे।
ठीक है, तो इस कंडीशन का मतलब यही होता है, तो सिंबल होती है। अब यहाँ पे देखो, ये जो यूक्लिड डिवीजन लीमा थ्योरम है, ये एक वेल प्रूवन स्टेटमेंट है, वेल प्रूवन स्टेटमेंट, वेल प्रूवन स्टेटमेंट मतलब ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है, हमें कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, हमें अपना माइंड लगाना ही नहीं है, सिंपल ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है, उसको डायरेक्ट लिख दो। ये रही वेल प्रूवन, एक ही स्टेप होगा, मतलब इस थ्योरम से रिलेटेड ना हमें 3 पॉइंट याद रखने, एक तो ये वाला पॉइंट, दूसरा वेल प्रूवन स्टेटमेंट बहुत अच्छे से प्रूव हो चुकी है, सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल मतलब एक ही है, अकेला, इसको इसका पार्टनर नहीं मिला अभी तक, ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट है अभी तक, वेल प्रूवन सिंगल स्टेटमेंट मतलब एक ही लाइन में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर, ठीक है। अब ये तो थी हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लीमा थ्योरम। अब इसके बाद यहाँ पे एक टर्म ऐसी आती है और उसकी वजह से बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो स्टडी करते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम होता है एक सेट होता है। अब जैसे देखो, एल्गोरिथम को समझने से पहले ना हम एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ का। हमें दे दिया जाता है, जैसे हमें दे दिया जाता है सब्जी, मान लो सब्जी कटी हुई सब्जी दे दिया, पूरी की पूरी सब्जी मान लो, ऑयल दे दिया, मिर्च दे दी, नमक दे दिया, सब कुछ दे दिया, और तुम्हें बोल दिया जाता है कि चलो ठीक है तुम सब्जी बनाओ। तो क्या करोगे? जिसको आती है सब्जी बनानी वो क्या करेगा? पहले कुकर लेगा, गैस पे रखेगा, फिर उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल डालेगा, जो भी वो यूज करते, ऑयल डालते या घी डालते वो डालेंगे, उसके अंदर जीरा डालेंगे, फिर सब्जियों को काट के पहले प्याज, टमाटर, मिर्च सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर उसके अंदर पानी डाल के कुकर को बंद कर देंगे और खाना बन गया। बट मतलब यहाँ पे तो क्या एक वेल अरेंज्ड स्टेप्स हैं, वेल अरेंज्ड स्टेप्स। बट अगर किसी को पता ही ना हो सब्जी कैसे बनती है, वो क्या करेगा? कुछ भी कर देगा, सारी सामान को इकट्ठा कुकर में डाल देगा, क्या पता ऊपर से तेल डाल दे उसमें, या फिर पहले पानी डाल दे, मिक्स कर दे और ऊपर से तेल डाल दे, फिर वो जब हम खाएंगे उसमें से इतनी गंदी वाली स्मेल आएगी, ठीक है। तो वहां पे मतलब एक स्टेप्स ही नहीं, और जब स्टेप्स नहीं होंगे तो सब्जी कैसे बनेगी, और जब सब्जी नहीं बन सकती तो क्वेश्चंस कैसे निकलेंगे? तो क्वेश्चंस निकालने के लिए स्टेप्स तो होने चाहिए ना, ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, स्टेप वाइज हमें चलना है। तो एल्गोरिथम क्या बोलती है? थ्योरम थी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, वो तो बोले बस एक ही स्टेप है, कुछ नहीं करना है, तुम बनी बनाई सब्जी है लो खा लो चम्मच से। थ्योरम बोल रही है चम्मच डालो सब्जी में और खाओ, ठीक है। लेकिन एल्गोरिथम बोल रही है भाई पकाओ, खुद पकाओ, हम नहीं पकाएंगे। तो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग खुद बनाना है, फिर हमें खाना है। थ्योरम और जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बना बनाया मिल रहा है, भाई उठा के और खा लो, ठीक है, सिंपल। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है? एक सीरीज ऑफ steps, series of steps to solve any problem। किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे वो प्रॉब्लम चाय बनाना हो, सब्जी बनाना हो, बाइक स्टार्ट करनी हो, गाड़ी स्टार्ट करनी हो, स्कूल जाना हो, या पूरा सिलेबस कंप्लीट करना हो, तो कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स को फॉलो करो एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये कौन बोला? एल्गोरिथम बोल रही। तो एल्गोरिथम में और थ्योरम में डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस सिंपल सा है। थ्योरम मतलब पकी पकाई सब्जी, और एल्गोरिथम खुद बनाओ फिर खाओ, ठीक है। अब जो ये एल्गोरिथम है इसका यूज कहाँ पर होगा? इसका यूज होगा HCF निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। कोई भी 2 नंबर्स दे दिए जाएंगे और उन 2 नंबर्स की तुम्हें HCF फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी है, मीन्स बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। देखो कभी भी अगर कोई चीज़ टफ लगे ना तो ये सोचा करो जिन लोगों ने इसको डिस्कवर किया तो उनमें कितना दिमाग होगा। हम भी उन्हीं जैसे, हमें तो सिर्फ पढ़ना है, पढ़ तो सकते हैं ना, तो पढ़ते हैं। देखो अब हम HCF निकालते हैं।
2, 5। इनका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे निकालते हैं, एल्गोरिथम का यूज करेंगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन थ्योरम नहीं बोल सकते, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे इसको लिए, देखो तुम्हारी मर्जी, या तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कर दो 225 और इसको छोटा कौन सा इनमें से 135 स्मॉल है तो बाहर लिख दो, डिवाइड करो सिंपल, 1 पे गया 135, 5 में से 5 0 और यहाँ पे 9 90। तो देखो डिवाइड कर दिया और जो रिमाइंडर आया है 135 से स्मॉल है, बिल्कुल है, तो प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट अब ये 90 को तुम डिवाइजर ले लो और पहले जो डिवाइजर था उसको तुम ले लो डिवाइडेंड। अब ऐसे कर दो, अब दोबारा से करो 95 और यहाँ पे कितना हो गया ये 4, सिंपल। अब देखो 45 90 से स्मॉल है, बिल्कुल ठीक है। अब आगे 90 को फिर से डिवाइडेंड, अब 90 को 45 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 2 और आंसर कितना आ गया 0। तो मतलब जो ये 45 है, जब हम डिवाइड करते जाएंगे, मतलब एक सीरीज चला लो, जब हम डिवाइड करते 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 जब रिमाइंडर 0 बच जाए ना, वहीं पे रुक जाओ। पहले हमने ऐसे नहीं करना है कहीं तुम पॉइंट्स लगा के सॉल्व करने लग जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले 135 मीन्स हमने क्या लिख दिया 225 इज इक्वल टू 135, क्योंकि हमारे पास जो डिवीजन एल्गोरिथम की बजाय अगर हम डिवीजन थ्योरम देखें तो वो क्या थी, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो A क्या है 225, B क्या है 135, क्यू कितना है 1, आर कितना आया था 90, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हमने A को कितना माना 135, ठीक है। 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रिमाइंडर कितना 45। अब नेक्स्ट स्टेप 90 को A मानो, 45 को B मानो, कितना आया 2 और रिमाइंडर कितना आया 0। दैट मीन्स अब लास्ट में जो B की वैल्यू है वही क्या होती है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि इन दोनों को डिवाइड करने वाला है वो एक नंबर बताओ जो सबसे बड़ा है और दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब देखो डिवाइड करने को तो 5 भी इनको डिवाइड कर रहा है और 3 भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 3 भी डिवाइड कर रहा है, 5 भी डिवाइड कर रहा है, बट हमने क्या कहा है HCF, H मतलब हाईएस्ट, C मीन्स कॉमन, F मीन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हाईएस्ट बड़े से बड़ा देखो, अब 3 तो छोटा, 5 3 से बड़ा, उसके बाद हम आगे लेके जाएंगे 15 हो गया, 15 दोनों को डिवाइड करेगा। इस तरह से हमें बड़े से बड़ा देखना है। तो हमने ऑब्जर्व किया, जब हमने कैलकुलेशन की तो देखा 45 बड़े से बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो इन दोनों का HCF कितना आ गया 45, ठीक है। हम इसका एक क्वेश्चन और करते, बाकी क्वेश्चंस खुद ट्राई करोगे और आंसर मैच कर लोगे। देखो HCF निकालने के लिए हम इसका थर्ड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कितना है 8 6 7 and 2 5 5। इसका हमें HCF कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो बड़ा है वो हमारा डिवाइडेंड है और डिवाइजर कौन है जो छोटा है। सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमें भी नहीं पता एक्चुअली क्या होगा। 3 पे जाएगा, 4 पे मान लेते, 3 पे गया तो 5 की 3 की मल्टीप्लाई 15 1 और दोबारा से 5 की 3 की 15 और एक 16 1 7 आ गया 765। अब 7 में से 5 गए 2 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। देखो रिमाइंडर इससे
डिवाइजर से स्मॉल है, बिल्कुल स्मॉल है, और हमारा स्टेप बिल्कुल सही है। अभी तक हम बिल्कुल बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ले लो 255, दोबारा से डिवाइड कर दो, 2 पे गए, 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20, सिंपल। अब देखो 5 में से 4 गया 1 5, फिर से रिमाइंडर इससे स्मॉल आ गया, तो अब रिमाइंडर को डिवाइजर ले लो और इसको अंदर ले जाओ, 1 0 2, अब 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 0, तो रिमाइंडर 0 बच गया। अब रिमाइंडर को जीरो किसने किया, देखो एक टास्क दी गई है, बहुत सारे लोग उनको बोला गया कि तुम 0 लेकर आओ, जो 0 लेके आएगा वही महान हो जाएगा। महान मतलब ग्रेटेस्ट पर्सन, हाईएस्ट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे 0 कौन लेकर आया है, 55 महान काम करने वाला, बहुत ही ग्रेट काम करने वाला, इसलिए हम 55 को क्या बोल देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 55 इसके अंदर क्या है, HCF है। तो इसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, 867 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 102, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप 2, अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन, लीमा थ्योरम नहीं लिखोगे, एल्गोरिथम लिखोगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। 255 को हम कैसे लिखेंगे, 102 के 2 के साथ मल्टीप्लाई और रिमाइंडर कितना है 51। फिर स्टेप 3 के अंदर अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर 102 को, इसको हम आगे ले आते, देखो इसको हम यहाँ पे ले आएंगे और 51 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0, अब 0 यहाँ पे आ गया तो मतलब ये क्या है हमारा HCF, ठीक है। तो मतलब HCF ऑफ 867 255 इज कितना है, HCF हमारा 51, ठीक है। तो बहुत इजी है ना HCF कैलकुलेट करना, तो ये हमने HCF कैलकुलेट कर दिए। अब हम थोड़े से टफ वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं, वहां पे भी हमें HCF ही निकालना है, बस थोड़ा सा तरीका अलग है कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी। 420 क्या है यहाँ पे, काजू बर्फी सुन के मुंह में पानी आ गया ना, तो काजू बर्फी। नेक्स्ट 130 बादाम बर्फी, ठीक है। सी वांट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज सेम नंबर एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ ट्रे। अब उनको जो भी वो स्वीट सेलर है, स्वीट्स बेचने वाला है, उनको इसका स्टैक्स लगाना है, स्टैक्स मतलब ढेर लगाना है, ठीक है। और उस ढेरी की खासियत क्या है, इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज सेम नंबर, हर एक के अंदर क्या होना चाहिए, सेम नंबर में स्वीट्स होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ स्वीट्स, ठीक है। एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ ट्रे, और वो क्या करे, लिस्ट एरिया ऑफ ट्रे ऑक्यूपाई करें, ठीक है। वट इज द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, तो अब हमें ये बताना है कि हर एक स्टैक में कितनी नंबर ऑफ बर्फीज को हम प्लेस कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। इसके अंदर हमें क्या बताना, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 50 और 100, हमारे पास एक टाइप की स्वीट्स है 50 और एक है 100 टाइप्स की स्वीट। जैसे 50 काजू बर्फी और 100 बादाम बर्फी है, इनका हमें स्टैक लगाना है। स्टैक मतलब ढेरी लगानी है। हमारे पास कोई भी एक ट्रे है, ठीक है, ये हो गई हमारे पास एक ट्रे, ठीक है। अब ढेर लगाना है, स्टैक लगाना है, बट खासियत क्या है, सेम नंबर ऑफ स्वीट्स,
सेम नंबर ऑफ स्वीट्स आनी चाहिए हर एक स्टैक के अंदर। अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे एक स्टैक लगा, एक स्टैक यहाँ पे, एक स्टैक यहाँ पे, तो हर एक के अंदर नंबर ऑफ स्वीट्स सेम रहनी चाहिए और वो लिस्ट एरिया ऑफ ट्रे को ऑक्यूपाई करे। तो चलो अपना माइंड यूज करते हैं। अगर मान लो कि हमें HCF नाम का कुछ पता ही नहीं है कि HCF भी कुछ होता है, तो HCF क्या होता है हमें नहीं पता। तो उस टाइम पे हम क्या सोचेंगे, हमारे माइंड में ये रहेगा कि हर एक स्टैक के अंदर इक्वल नंबर ऑफ स्वीट्स आनी चाहिए। मान लेते हैं हम 10 का स्टैक लगा देते हैं। कितने का 10 का। तो एक स्टैक में आए 10, सेकंड में आए 10, थर्ड में आए 10, फोर्थ में आए 10, फिफ्थ में आए 10, सिक्स्थ में आए फिर से 10, बट आगे तो स्पेस ही नहीं बचा। मतलब अगर हम 10 का स्टैक लगाते हैं, देखो एक स्टैक के अंदर सिर्फ 10 बर्फी है, ठीक है। तो उसने क्या किया, लिस्ट एरिया ऑफ ट्रे ऑक्यूपाई नहीं किया, उसने बहुत सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसके लिए हम अपना दिमाग लगाते हैं कि एक स्टैक के अंदर हम 10 ही क्यों रखें, हम थोड़ी ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा बर्फी रख सकते हैं। तो ज़्यादा के लिए हम क्या देखेंगे, नंबर इंक्रीज करो। तो नंबर इंक्रीज करेंगे। अब बोलोगे कि हम 100 रख देते हैं। तो अगर हम 100 रखेंगे, कि अगर मान लो एक स्टैक में हम 100 बर्फी रखते हैं, एक में आ गई 100 और दूसरे में बची 50, तो मतलब 2 ही स्टैक लगे, बट नंबर तो इक्वल नहीं हुआ, तो सेम नंबर ऑफ स्वीट्स नहीं आई। तो इसके लिए हमें दोनों रूल्स को फॉलो करना है, लिस्ट एरिया ऑफ ट्रे भी होना चाहिए और सेम नंबर ऑफ स्वीट्स भी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि इन दोनों में क्या नंबर कॉमन है। कॉमन तो इनमें 5 भी है, 10 भी है, ठीक है, और 50 भी है। क्लियर। अब अगर हम 5 ले लेते हैं तो 5 के स्टैक तो बहुत सारे हो जाएंगे, मतलब ट्रे ही छोटी पड़ जाएगी, सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा। तो हमें हाईएस्ट कॉमन नंबर देखना है। हाईएस्ट हमें ये देखना है कि इन दोनों के अंदर सबसे बड़ा वाला कॉमन नंबर कौन सा। तो मतलब हम क्या देख रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन मतलब HCF। समझ आई बात। तो HCF लेंगे हम दोनों का HCF कितना हो जाएगा 50 आ गया। तो इसका मतलब हम 50 के स्टैक लगाएंगे और 3 ही ढेरी के अंदर, 3 स्टैक्स के अंदर सारी बर्फी कंप्लीट, और 3 स्टैक आए, मतलब एरिया भी क्या हो गया उसका, कम हो गया। क्लियर। हाँ, अब यहाँ पे देखो हमें बताना 420 और 130 का। क्लियर। 420 एंड 130 का। तो यहाँ पे भी हमें क्या लेना पड़ेगा, HCF लेना पड़ेगा। तो HCF लेंगे हम दोनों का ही, 420 HCF ऑफ 420 एंड 130। 420 और 130 का HCF कितना होगा यहाँ पे। तो HCF करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना ट्रेडिशनल मेथड 140, ठीक है, डिवाइड बाई 130। सबसे पहले सिंपल इसी वे में क्या करो, 390 0 3, ठीक है। अब इससे छोटा आ गया रिमाइंडर, तो अब 130 को रिमाइंडर से डिवाइड कर दो, 120 10। अब फिर से रिमाइंडर से 30 को डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया 10। तो इसका HCF दोनों का कितना आ गया, इसका HCF कितना आ गया 10। HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 10, ठीक है। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 10। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे 10 स्टैक्स लगाने पड़ेंगे, 10 स्टैक्स, और उसके अंदर जितनी भी स्वीट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर हम एग्जाम के अंदर करते हैं तो इसको हमें लिखना पड़ेगा यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम 140 इज इक्वल टू कितना होगा 130 मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस में एलसीएम 30। सिमिलरली 130, फिर 130 को आगे ले जाओ, 130 किसके इक्वल हो गया 30 इंटू
4 प्लस एलसीएम आ गया 10। अब 30 को आगे ले जाओ, 30 को क्या लिखेंगे हम, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 0, तो मतलब 10 आ गया अपना HCF। इनमें से कोई भी मेथड हम एग्जाम के अंदर कर सकते हैं, बट ये मेंशन कर देना यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिया कि नंबर ऑफ स्टैक्स क्या है, नंबर फाइंड आउट करना, नंबर मतलब उसका HCF फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या आ गया, देयर आर 10 स्टैक्स, देयर आर 10 स्टैक्स containing equal number of बर्फी, containing equal number of बर्फी, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ बर्फी मीन्स ये हो गई हमारे पास ट्रे, इसके अंदर हमें 2 3 4 5 6 7 8 और थोड़ा सा ट्रे बड़ी ले लेते 9 और 10, 10 स्टैक्स हो गए। और हर एक स्टैक में कितनी बर्फी आ गई, देखो ये तो हो गए 10 स्टैक, 10 कितने हो गए स्टैक्स हैं, और बर्फी कितनी आई, टोटल बर्फी कितनी है 420 130 550, ठीक है। तो हर एक के अंदर कितनी बर्फी आएगी 55, इसके अंदर भी 55, इसके अंदर भी 55। तो इस तरह से एरिया क्या बन जाएगा, मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे स्वीट सैलर। अब देखो स्वीट सैलर ने बर्फी तो बेच दी है, अब क्या आ गई, आर्मी आ गई, आर्मी ने अपनी परेड स्टार्ट कर दी है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आर्मी का। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, मीन्स एक आर्मी की पलटन है, कंटिजेंट मतलब पलटन, एक ग्रुप जैसे क्लास होती है उसी तरह। तो उस पलटन के अंदर कितने मेंबर है, 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। अब एक आर्मी का बैंड भी है, वाओ, आर्मी बैंड कितना 32 मेंबर्स का। इन ए परेड द टू ग्रुप आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इन दोनों के नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये जो आर्मी बैंड है वो 2 कॉलम में चल रही हैं, ठीक है, 16 में, तो ये भी 2 कॉलम ही बनाएंगे, कॉलम मतलब लाइंस, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ लाइंस के अंदर ये चल रहे हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हमें ये बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, जहां पे वो अपना मोर्चा चला सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो, अब इस क्वेश्चन को और समझने से पहले ना बिल्कुल हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास टर्म है 20 एंड 4। मान लेते हैं ये 4 तो आर्मी बैंड है और 20 उसके टोटल एक्स्ट्रा के मेंबर है जो इन 4 के पीछे पीछे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन देखो कितना 2 है और 4 है। मान लेते हैं कि ये 2 कॉलम्स बना के चल रहे हैं, 2 लाइंस बना के चल रहे हैं। तो सबसे पहले चलेगा आर्मी बैंड, 2 कॉलम्स मतलब मान लो आर्मी बैंड ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, तो 2 कॉलम्स में 4 लोग कैसे आएंगे, आ गए 2 कॉलम्स मतलब कि 2 लाइंस बनानी। सबसे पहले हमने लिया 2 नंबर, ठीक है। उसके पीछे ये 20 लोग जो कंटिजेंट वाले हैं, जो 616 मेंबर है, ये 20 मेंबर्स इनके पीछे चलेंगे। तो इक्वल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे कितने आ गए 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे 10, बट यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 2। क्लियर। अब देखो सेकंड ऑप्शन क्या, अगर हम मान लें इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है 4 है, अगर 4 कॉमन है तो मतलब 4 लाइंस बनेगी, 4 लाइंस बन गई। अब जो आर्मी बैंड के अंदर तो 4 ही लोग थे, वो 4 अलग अलग ऐसे खड़े हो गए। अब इसके पीछे ये 20 मेंबर्स चलेंगे, तो कितने कितने के नंबर में चलेंगे, 5 5 नंबर हो गए ना, टोटल 20 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए
4। क्वेश्चन क्या था देखो, हमारे पास 616 मेंबर्स है और आर्मी बैंड कितने हैं, आर्मी बैंड के अंदर मेंबर कितने हैं, 32 हैं। अब हमें ये बताना है कि हम कितने कॉलम्स बनाएं, कितने कॉलम्स मतलब कितनी लाइन बनाएं, लाइन बनानी है एक तरह से हमें। उस लाइन, वो जो लाइंस होगी ना, हर एक लाइन में इक्वल नंबर आना चाहिए, ठीक है। इक्वल नंबर किसके, अगर हम बोल रहे हैं इन मेंबर्स के, ये भी हर एक लाइन में इक्वल होनी चाहिए, और अगर बैंड वाले मेंबर है तो ये भी हर एक लाइन में उनका नंबर इक्वल होना चाहिए, दोनों का नंबर अलग अलग होगा ही, ठीक है। तो हमें लाइंस बनानी है। अब यहाँ पे बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर तो बोलते हैं मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स तो हम कोई भी ले सकते हैं। मैक्सिमम के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हमें निकालना पड़ेगा HCF किसका, 616 और 32 का हमें HCF पता होना चाहिए। वहीं से क्या निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 616 और इसको डिवाइड कर दो 32 से, तो कितना आया 32, 9 2, और यहाँ पे कितना आ गया 6। अब ले जाओ 8 पे जाएगा, 16 और 25, 0 और 40। अब ये तो ज़्यादा बन गया, मतलब हमने कैलकुलेशन कर दी गलत। क्यों, क्योंकि देखो जो रिमाइंडर है वो इससे छोटा होना चाहिए, तो ये 8 पे नहीं जाएगा, 9 पे जाएगा। अब देखो 9 पे गया तो क्या होगा, 18 और 28, बचा कितना 8। अब देखो रिमाइंडर हो गया ना इससे छोटा, मतलब अब हमारी कैलकुलेशन सही है। और 32 तो 4 पे गया, और यहाँ पे आ गया HCF हमारा 8। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमने कैलकुलेट किया कि हमारे पास इसका HCF आ गया 8, ठीक है। HCF हमारे पास 8 आ गया, तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 8 होंगे। कैसे, अब सबसे पहले देखो यहाँ पे इस लाइन में यहाँ पे खड़े होंगे सबसे पहले आर्मी बैंड। आर्मी बैंड कितनी लाइंस बनाएगा, 8 लाइंस बनाएगा, 8 लाइन बननी चाहिए, 1 2, तो यहाँ पे लाइन लिख लेते 3 4 5 6 7 और 8 लाइन बना ले उन्होंने, ठीक है, बन गई ना 8 लाइन। अब 8 में कितने कितने मेंबर होंगे, 1 2 3 4, 32 है ना टोटल, तो 8 चौका 32, तो हर एक लाइन में 4 मेंबर होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए हर एक लाइन में 4। तो ये देखो ऐसे ऐसे ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फिर आ गया आर्मी कंटिंजेंट। आर्मी कंटिंजेंट के अंदर कितने मेंबर है, 616 मेंबर है। तो 616 में से इस लाइन में कितने चलेंगे, डिवाइड कर दो 616 को 8 से, 56 और 5 और दोबारा से 56 और कितने आ गए 77। इसके नीचे 77 मेंबर, इसके नीचे भी 77, इसके नीचे भी 77। मतलब आर्मी बैंड आगे चल रहा, उसके पीछे आर्मी की पलटन चल रही है और हर एक लाइन में 77 पर्सन्स होंगे। तो इस तरह से हम मैक्सिमम कॉलम निकाल सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस निकाल सकते हैं। अब सोचोगे कि 8 क्यों होगा, 8 से बड़ा भी तो कुछ हो सकता है। सोचो अगर 8 से बड़ा कुछ है, अगर हम ले लेते हैं 16, अगर 16 लिया तो क्या इक्वल नंबर में इक्वल नंबर आ पाएगा हर एक लाइन के अंदर? क्या सारे के सारे में आर्मी बैंड वाले इक्वल नंबर में चले जाएंगे हर एक लाइन में? अगर हम 16 लेते हैं तो एक में 16 और दूसरे में 16, तो 2 ही लाइन बनी। और इसी तरह फिर मेंबर को डिवाइड करके देखो, तो खुद जा करके देखो ये तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे थ्योरी की फॉर्म में। मतलब वो कुछ भी दे देगा, कहीं पे वो मिठाइयाँ बेच रहा होगा, कहीं पे वो फ्रूट्स बेच रहा होगा, कहीं पे वो परेड कर रहे होंगे। तो बस वहाँ पे हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी सेकेंड टाइप।
इसके टाइप 3 के अंदर फर्स्ट टाइप में हमने डायरेक्ट HCF निकाल दिया, सेकेंड टाइप में हमने स्टेटमेंट दी होगी बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड सी और वहां से हमने HCF निकाल दिया। थर्ड के अंदर अब फिर से थोड़ा सा इजी है, ठीक है, बहुत इजी है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पे भी हमें HCF ही निकालना है, बट HCF किसका निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही ईजी है। देखो, शो दैट एवरी पॉजिटिव, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है पॉजिटिव इवन इंटीजर, बस इसको माइंड में रखना है। इन्होंने बोला है एक तो इवन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इवन। इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, या तो उसकी फॉर्म होगी 2q एंड, या फिर उसकी अगर वो ओड इंटीजर है तो उसकी फॉर्म होगी 2q + 1, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये देखना होगा इवन क्या होता है। इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल, 2 के मल्टीपल। मतलब अगर हम उन नंबर्स को 2 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर आएगा 0। जैसे 4, अगर 4 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2, 2 पे कैंसिल। मतलब क्या है कि अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इसी तरह 16 2 का मल्टीपल है तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो इवन का मतलब वो टर्म्स जिनको अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। और ओड नंबर क्या होते हैं, ओड का मतलब जो 2 के मल्टीपल ना हो, 2 के मल्टीपल ना हो, मतलब रिमाइंडर 0 ना बचे। अगर हम 2 से डिवाइड करें, ठीक है, 2 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 बच गया तो वो हो गया इवन। लेकिन अगर 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब वो ऑड इंटीजर। हमने क्या बोला, अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें और 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आ जाता है नॉट इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, इस तरह से रिमाइंडर आ जाता। बट वो रिमाइंडर है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए 2 से डिवाइड करने के बाद। अब देखो मैंने रिमाइंडर 2 नहीं लिखा, ना मैंने रिमाइंडर 4 लिखा, ना 6 लिखा, ना 8 लिखा। क्यों, क्योंकि ये रिमाइंडर खुद ही 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए हम इनको रिमूव कर देते हैं। तो इवन क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, और ओड क्या होता है, जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन या फिर लिखो आंसर। इसके अंदर हम कंसीडर कर लेंगे लेट अस कंसीडर एनी नंबर, लेट अस कंसीडर एनी पॉजिटिव नंबर, क्योंकि पॉजिटिव तो दोनों में ही है। तो लेट अस कंसीडर एनी पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू ए, ठीक है। कोई भी नंबर ए का मतलब XYZ कुछ भी हो सकता है, तो मान लिया वो नंबर है ए। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन थ्योरम भी लिख सकते हो। यहाँ पे हम थ्योरम भी लिख सकते हैं, यूजिंग डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग ए किसके इक्वल होगा, ए मतलब कि जैसे हमारे पास कोई नंबर होता है 7, इसको हम बोलेंगे ये ए है, ए की वैल्यू कितनी है 7, 3 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 3 क्या हो गया बी, तो डिवाइड करने के बाद आ गया 2, तो ये 2 क्या हो गया क्यू, और बच गया 1 तो ये हो गया आर, ठीक है। ये हमारी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम बोलती है। तो यहाँ पे ए किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे ए आ गया बी और क्यू की मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर ऐड कर दो बी और क्यू की। ए मतलब 7 किसके इक्वल आ गया बी और क्यू, 3 और 2 की मल्टीप्लाई 1 ऐड कर दो, बन गया वापिस से 7। तो इसका मतलब ए को हम क्या लिखेंगे बी क्यू प्लस आर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी और लेस देन
बी होगी। जो रिमाइंडर होगा या तो वो 0 के इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर होगा, और जो बी आर की वैल्यू है वो बी से हमेशा स्मॉल मिलेगी। मतलब यहाँ पे जो ये बचेगा ना रिमाइंडर, यहाँ पे ये वाली टर्म, ठीक है, इसकी वैल्यू 3 से हमेशा कम होगी, इक्वल भी नहीं हो सकती, हमेशा कम होगी। क्या होगी? कम होगी। ठीक है, यही हमारी डिवीजन एल्गोरिथम है। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने b की वैल्यू कितनी दी है? 2। b की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने? 2। तो मतलब a कोई भी इंटीजर है जिसको हम लिखेंगे 2q प्लस r। अब कोई भी टर्म है, अगर हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, हमने क्या बोला, किसी भी टर्म को हम अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ सकता है? अगर वो पूरी डिवाइड हो गई तो 0, या बचेगा 1। 2 तो बन नहीं सकता, ठीक है, क्यों? क्योंकि r की वैल्यू b से हमेशा स्मॉल होगी। यहाँ पे r हमारा ये रहा, b कितना है? 2। 2 से स्मॉल क्या होगा? 0 या फिर 1। तो पुट कर दो, अगर r हमारे पास 0 है तो a किसके इक्वल हो गया? 2q। और अगर r हमारे पास 1 है तो a किसके इक्वल हो गया? 2q प्लस 1 हो गया। अब अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल है, दैट मीन्स वो क्या है? एक इवन नंबर है। और अगर कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल प्लस उसके अंदर कोई ओड नंबर ऐड कर दिया, ओड मतलब 1, 3, 5, 7 इस तरह से, तो दैट मीन्स वो नंबर कैसा हो जाता है? ओड हो जाता है। ठीक है, इसको हम कॉमन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, कॉमन एग्जाम्पल मतलब कि जैसे हमने ले लिया 2 का मल्टीपल, a इज इक्वल टू 2। अगर q को 1 मान लो तो 1, q को 2 मान लिया 4, q को 3 मान लिया 6, तो ये 2 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सारे होंगे इवन। ठीक है, बट अगर हमने इस 2q के अंदर एक ऐड कर दें तो देखो 2q की वैल्यू यहाँ पे 2 है, एक ऐड करो 3, यहाँ पे 4 है, एक ऐड कर दो 5, यहाँ पे 6 है, एक ऐड कर दो 7, 8 है तो एक ऐड कर दो 9। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये क्या आ जाती हैं? क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। कोई भी ओड इंटीजर है तो हमने कंसीडर कर लिया, लेट अस कंसीडर एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। कौन सा है? a है। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दिस नंबर इज दिस। ये तो सिंपल, सभी क्वेश्चंस के अंदर सेम रहने वाला है। अब इन्होंने कहा है कि उसकी फॉर्म क्या होगी? 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ओड। ओड मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो। तो मतलब यहाँ पे b की वैल्यू हो गई 4q प्लस r, क्योंकि b की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4। अब देखो, अगर किसी नंबर को, कोई भी नंबर हो गया, अगर मैं उसको डिवाइड करती हूँ 4 से तो रिमाइंडर कितना बच सकता है? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर b की वैल्यू 4 है तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू लेस देन 4। तो मतलब r कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, नहीं हो सकता 4। सिर्फ क्या बचेंगे? 3 तक, मतलब लेस देन होती है ना, r इज लेस देन 4, तो मतलब 0, 1, 2, 3। अब देखो, अगर हम लिख लेते हैं r की वैल्यू 0 है तो a किसके इक्वल आ गया? 4q। अगर हम बोल दे r की वैल्यू 1 है तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। अगर r की वैल्यू 2 है तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। और r की वैल्यू अगर 3 है तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो। ये प्रोसीजर ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में सेम है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस करो बस। हमें बताना है ओड। ओड मतलब जिसमें 2 का कोई नामो निशान ना हो। यहाँ पे 0 तो ऑलरेडी ओड होती है, तो सॉरी 0 क्या होती है? इवन होती है। मीन्स अगर मैं 16 बोल दूं तो 16 और रिमाइंडर आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो टर्म तो ऑब्वियसली इवन हो गई ना, क्यों? क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो गई। ठीक है, तो ये मतलब नहीं हो सकता आंसर। 1 हो सकता है, 2 फिर से ये इवन आ गया तो नहीं हो सकता, और ये हो गया। तो मतलब अगर हम चाहते हैं पॉजिटिव ओड इंटीजर तो उसकी फॉर्म क्या होगी? 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3।
प्रूव कर दिया हमने सेकंड क्वेश्चन भी। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये दो क्वेश्चन है, ये थोड़े से अलग हैं, बिल्कुल थोड़ा सा हल्के से डिफरेंट है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन लीमा, मीन्स थ्योरम का यूज करो टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे आ गया स्क्वायर कर दो, किसी भी टर्म का स्क्वायर कर दो, ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है बट वो पॉजिटिव होना चाहिए, इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। तो ये बोल रहे कि हम किसी भी इंटीजर का, ठीक है, अगर मैं स्क्वायर कर दूं वो या तो 3m की फॉर्म में होगा, मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा, या रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, तो हमें बताना, तो कंसीडर कर लेंगे लेट द पॉजिटिव इंटीजर इज, लेट द पॉजिटिव इंटीजर इज x। हम कंसीडर कर लेंगे कि वो जो पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास कितना है, x है। तो हम यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लीमा, x को हम कैसे लिख सकते हैं, x को हम लिखेंगे, अब ध्यान दो यहाँ पे कितना है, 3 है। वैसे सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, x को हम क्या लिख सकते हैं, BQ प्लस r। वही r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू और लेस देन b। लेकिन यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू b की जगह आएगा 3, तो यहाँ पे हो गया 3q प्लस r, 3q प्लस r। अब ये हमारे पास एक नंबर है, तो यहाँ पे r की वैल्यू बताओ कितनी हो सकती है। अगर किसी भी टर्म को मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो रिमाइंडर 0 बच सकता है, बिल्कुल बच सकता है, 1 बच सकता है, बच सकता है। कोई भी टर्म को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ, 3 से डिवाइड किया, अगर 3 से मैंने जैसे 6 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अगर मैंने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, और अगर मैं 8 को डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। और अगर मैं 9 से डिवाइड कर रही हूँ तो ये यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे भी 9 और रिमाइंडर वापस से कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, मतलब रिमाइंडर 3 ही बचेंगे, 0, 1, 2, और रिमाइंडर की वैल्यू इससे कम होती है, b से कम होती है, और b हमारे पास है 3। ठीक है, अब पुट करके देखो, यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 3q प्लस 0, मतलब 3q आ गया, एक आ गया 3q प्लस 1 और एक आ गया 3q प्लस 2। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बताना स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो किसी भी टर्म का स्क्वायर है वो या तो इस फॉर्म में होगा 3m की फॉर्म में, या 3m+1 होगा। अब स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर तो ये रहे, एनी पॉजिटिव इंटीजर, सारे ही पॉजिटिव इंटीजर है, इनका हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अगर हमने लिया 3q तो 3q का स्क्वायर कितना होगा, 9q स्क्वायर आ गया ना, 9q स्क्वायर। बट हमें चाहिए 3m या फिर 3m+1, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 3q स्क्वायर, 3 और 3 तिया 9, तो 3 × 3 हो गया 9 और q स्क्वायर एज इट इज। तो इस टर्म को क्या मैं m लिख सकती हूँ, m, तो मीन्स 9q स्क्वायर 3m के इक्वल आ गया, बिल्कुल ठीक है। यही तो कहा था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की जो फॉर्म होगी इनमें से एक होगी, या तो 3m होगी या 3m+1 होगी, तो 3m वाली आ गई। अब नेक्स्ट वाले का करके देखते हैं, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ गया, 9q स्क्वायर, 1 + 6q। अब इसमें से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया, अंदर बच गया 3q स्क्वायर, 2q और +1। ये वाला 1 हमने पीछे रख लिया, और इन दोनों टर्म्स में से हम 3 कॉमन निकाल लेते। 3 कॉमन निकलने के बाद ये टर्म आ गई, और इसको हम बोल देंगे, इस पूरी टर्म को हम अपनी मर्जी से m बोल सकते हैं। तो m
प्लस 1। तो जो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर था, एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर का जब हमने स्क्वायर किया वो इस फॉर्म में आ गया, ये भी सॉल्व। अब हम ले लेते हैं ये वाली टर्म 3q प्लस 2 का स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 4 12q। अब यहाँ पे फिर से 3 कॉमन ले लो, इन दो टर्म्स तीनों में से कॉमन आ रहा है, 4 में से भी तो 3 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे 3q स्क्वायर, तो यहाँ पे 1। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लेती हूँ तो हमारे पास कितना बचेगा? अगर मैंने 3 कॉमन लिया तो यहाँ से पहले इसमें से ले लेते हैं, इसमें से अगर मैं 3 कॉमन ले लूंगी तो बच गया 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब जो ये 4 है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 प्लस 1 लिख सकती हूँ ना, 3 प्लस 1, 4 को लिख लिया, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो इसमें से 3 कॉमन ले लिया और एक 1 एक्स्ट्रा बच गया, तो इस पूरी टर्म को फिर से m बोल दो, 3m प्लस 1 और क्वेश्चन सॉल्व। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना दोबारा से, क्या कहा है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो किस फॉर्म में आएगा? या तो 3m की फॉर्म में या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा, और m कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, m इन्होंने ये नहीं कहा इक्वल होगा हर बार, m कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अब 3 लिया है तो हमें b की वैल्यू 3 माननी पड़ेगी, तो b की वैल्यू ले ली हमने 3, ठीक है, b की वैल्यू 3 ली और इस तरह से हमने रिमाइंडर की 0 1 2 पुट करके सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स निकाले कि हम कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा ना स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, एनी मतलब कौन से, ये वाले 3, और ये 3 हमें कैसे पता चले? हमें यहाँ से हिंट मिल गया कि ये 3 है तो यहाँ पे तो इसका मतलब 3 आएगा ही आएगा, और रिमाइंडर की वैल्यू रख के तो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स निकाल दिए, ठीक है। और इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर हम उसका क्यूब ले लेते हैं वो या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा और या फिर इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या लेना है? क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास लेट द पॉजिटिव इंटीजर इज, let the positive integer is x, ठीक है। और अब हम x को लिख सकते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लीमा, उसके अकॉर्डिंग में x किसके इक्वल लिख सकते हो? बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी? रिमाइंडर क्या होगा? लेस देन b होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को हम करेंगे थोड़ा सा इजी वे में, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अगर हम b की वैल्यू 9 पुट कर दें तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 9 क्यों, रिमाइंडर कितना कितना बचेगा यहाँ पे? अगर किसी टर्म को हम 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 4 बच सकता है, 5 बन सकता है, 6 बच सकता है, 8 7 बच सकता है, 8 भी बच सकता है। इतनी टर्म्स आ गई, ठीक है, इतनी टर्म्स लिखो। तो मतलब ये कहा ना स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी मतलब कौन से, रिमाइंडर की वैल्यू पुट करो, देखो 9 क्यू प्लस 0 हो गया, फिर 9 क्यू प्लस 1 हो गया, फिर 9 क्यू प्लस 2 हो गया, 9 क्यू प्लस 3 हो गया, इस तरह से 8 तक पुट करो, ठीक है। क्या बोला? क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, इन सभी का क्यूब करो और फिर करके दिखाओ कि ये टर्म इसके इक्वल आ सकती है। तो कॉम्प्लिकेटेड बन गया ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गया, ठीक है। एक का करके देखते हैं, जैसे 9 क्यू है, 9 क्यू का क्यूब करो, तो सबसे पहले 9 का क्यूब करो, कितना होगा? 9 का क्यूब, सबसे पहले 9 का स्क्वायर,
9 का क्यूब मतलब कि 9 की 3 बार मल्टीप्लाई, 81 9 790 729 729 क्यूब क्यूब, इसमें से 9 कॉमन निकाल लोगे तो फिर 81 क्यूब, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 9m, तो 9 की फॉर्म में बन गया। इससे इजी वे है दूसरा मेथड, देखो कैसे करेंगे उससे। कोई भी टर्म हो अगर वो 9 से डिवाइड हो रही है, कोई भी टर्म अगर 9 से डिवाइड हो रही है तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जो उस टर्म को भी अब मैथ्स के अंदर एक इजी सा रूल होता है कि जो टर्म 4 से डिवाइड होती है वो 2 से भी डिवाइड होगी, 100% होगी। जो टर्म 8 से डिवाइड होती है वो भी 2 से डिवाइड होगी और 4 से भी डिवाइड होगी। सिमिलरली जो टर्म 9 से डिवाइड होती है वो टर्म 3 से भी तो डिवाइड होगी। जो टर्म 9 से डिवाइड हो रही है वो 3 से भी डिवाइड होगी। तो यहाँ पे हम 9 क्यू की बजाय हम एक इंटीजर ले सकते x = 3, क्यू की बजाय क्यू इन्होंने दिया, यहाँ पे ले लो m + r। m क्यों लिया है? क्योंकि क्यू की तो फॉर्म आनी चाहिए, तो जो फॉर्म हम निकालना चाहते हैं उससे डिफरेंट मान के चलो। अगर यहाँ पे m निकालना चाहते तो यहाँ पे क्यू कंसीडर कर लेते, बट हमें निकालनी क्यू है तो यहाँ पे m कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, ये इतनी सारी टर्म्स लेंगे, उन सभी का क्यूब लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तो उससे बचने के लिए हमने छोटा सा अलग मेथड ले लिया। एग्जाम में यही करके आना जो हम यहाँ पे करवा रहे हैं। ये भी कर सकते हो लंबा वाला, बट लगे रहना, टाइम ही पूरा हो जाएगा, पेपर पूरा नहीं होगा बट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वो टर्म देखो कि यहाँ पे है क्या 9, तो रूल याद करो कि वो कौन सा नंबर है जो अगर 9 जिसको डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर भी उसको डिवाइड करेगा, तो 3 उसको हमेशा डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 की फॉर्म में ले लिया। तो r की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 1 और 2। तो यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर, अब इतने सारे नंबर्स की बजाय हमारे पास क्या आ गया, x = r की वैल्यू 0 पुट करी 3m, 1 पुट करी 3m + 1, 2 पुट करी तो 3m + 2। देखो सिर्फ 3 नंबर रह गए एनी पॉजिटिव इंटीजर का, जब हमें क्यूब करना पड़ेगा। अब सिर्फ 3 ही नंबर का क्यूब करना है, और अगर हम यहाँ पे 9 लेके सॉल्व करते तो हमें यहाँ पे इतने नंबर्स का क्यूब करना पड़ता है। तो क्वेश्चन छोटा हो गया। अब क्यूब कर दो, 3m का क्यूब 27m क्यूब, बट फॉर्म आनी चाहिए इनमें से एक, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 27m क्यूब को 9 आना चाहिए ना बाहर, तो 9 3m क्यूब। ठीक है, इस टर्म को अगर मैं क्यू कंसीडर कर लूँ तो ये कितना आ गया, 9 क्यू। सिंपल, 9 क्यू बन गया, 9 क्यू। ठीक है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसका तो कर दिया हमने। अब नेक्स्ट वाला उठा लो, 3m + 1 का क्यूब क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है a + b का क्यूब, किसके इक्वल होगा, a की क्यूब b की क्यूब 3a² b + 3b² a। ठीक है, सॉल्व करो। सबसे पहले a की क्यूब 3m की क्यूब 27m क्यूब, b की क्यूब 1 की क्यूब 1, फिर 3a² b, 3a की वैल्यू कितनी है 3m, इसका स्क्वायर, और b की 1, कितना आ गया 3 × 9m² × 1, तो कितना आ गया 27m² प्लस फिर कितना है 3b² a, 3b की वैल्यू 1 और a कितना आ गया 9m, तो ये आ गया 9m। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से देखो कॉमन कहाँ से निकालेंगे हम, कॉमन हमारा निकल जाए इन सभी में से, क्या कॉमन निकालना है 9, तो 9 कॉमन निकाल लो। कितना आ गया यहाँ पे 3m क्यूब 3m² और यहाँ पे सिर्फ m, और बाहर बच गया 1। इस पूरी टर्म को हम क्यू मान सकते हैं, तो ये टर्म कितनी बच गई 9q + 1।
तो ये इस तरह से आ गई 9 प्लस 1। सिमिलरली थर्ड टर्म का क्यूब करो और जब हम देखेंगे तो वो आ जाएगी इस फॉर्म में। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो सबसे पहले देखो इन क्वेश्चंस के अंदर हमें करना क्या है, सबसे पहले बताओ कि पूछो कि कौन से, एनी मतलब कौन से, कहाँ से पता चलेगा। एनी को सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लीमा के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में लिखो। फिर बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, जिस भी फॉर्म में हमें एक्सप्लेन करना उस फॉर्म में लिख दो बी की वैल्यू 9। फिर स्टेटमेंट का काम पूरा। अब हमें अपना दिमाग यूज करना है, ठीक है। रिमाइंडर की वैल्यू लिख लो, रिमाइंडर कौन कौन से हैं लिख लिए। अब अगर एनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है तो अपना मैथ्स का रूल लगाओ कि 9 छोटी से छोटी टर्म कौन सी है, जो 9 जिसको डिवाइड करेगा उसको वो टर्म भी डिवाइड करेगी। मैथ्स का रूल क्या होता है, वो छोटी से छोटी टर्म देखो, इन टाइप के क्वेश्चंस के अंदर वो छोटी से छोटी टर्म देखो जिसको 9 डिवाइड कर रहा है उसको वो टर्म भी डिवाइड करेगी 100%। तो छोटी से छोटी देखनी है तो वो आ गया 3, ठीक है। तो 3 आने से ये जो एनी नंबर ऑफ टर्म्स है ये कम बच गई। अब हमारी कैलकुलेशन बच गई बिल्कुल थोड़ी सी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी, सॉल्व कर सकते फिर भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले एनी पॉजिटिव इंटीजर्स निकालना है। जिसने ये निकाल दिया क्वेश्चन सॉल्व 75%। बस फिर उसका देखो क्यूब करना है या स्क्वायर करना है। क्यूब करना हो क्यूब करके जिस भी फॉर्म में वो बोल रहे हैं वो फॉर्म में आंसर निकाल दो, ठीक है। तो ये था हमारा एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज।